गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे जो वर्टिब्रल कॉलम एक प्रकार से जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी बोन्स की लास्ट क्लास होगी आज हमारी, है ना। तो आज इस क्लास के बाद सारी की सारी 206 हड्डियों के नाम और लोकेशन आपको पता लग जाएंगे। तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ठीक है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और ये जैसे हम अगर बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी तो वैसे एक ही लगती है, बट वो एक नहीं है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ बोन्स, ठीक है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम कितनी बोन्स का ग्रुप है, कोई आइडिया? 33 है ना, वेरी गुड। ये 33 बोन्स का एक ग्रुप है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और वो जो छोटी छोटी बोन्स हैं उनको इंडिविजुअली हम वर्टिब्रा कहते हैं। ओके, कंबाइनली अगर प्लूरल फॉर्म होगी वर्टिब्री बोलेंगे, और एक अगर डिस्कस कर रहे हैं तो वर्टिब्रा होगा। ओके, तो ये हम स्टडी करते हैं कि देयर आर 33 बोन्स इन आवर वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, प्रैक्टिकली पूछ लेते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है। तो आंसर क्या होगा? 33। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो 33 बोन्स हैं इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग उनकी पोजीशन के आधार पर। ओके, तो वो ग्रुप कौन से हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला ग्रुप आता है सर्वाइकल वर्टिब्री का, ठीक है। तो जो अपर सबसे ऊपर वाले जो वर्टिब्रा हैं वो क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो वर्टिब्रा आते हैं वो क्या है? थोरेसिक वर्टिब्रा। थर्ड नंबर का जो ग्रुप है वो है लंबर वर्टिब्रा। फोर्थ नंबर पर सैक्रल वर्टिब्रा और 7वें नंबर पे कोक्सीजियल वर्टिब्रा। ओके, तो ये पांचों ग्रुप हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि उसमें कितने वर्टिब्री होते हैं और क्या उनका वहाँ पर काम है, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये 2 पर्पज़ करता है, बेसिकली 2 इसके बेनिफिट है हमारी बॉडी के लिए। नंबर 1 कि बॉडी को इरेक्ट रखना और बॉडी का वेट बियर करना, ठीक है। तो जितने भी ये वर्टिब्रल कॉलम है दे बियर द वेट ऑफ आवर बॉडी ड्यूरिंग स्टैंडिंग एंड रनिंग पोजीशन एंड इवन सिटिंग। दैट्स वाई इनका जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, क्योंकि ऊपर वाले हैं उनको कम वेट बियर करना है तो छोटे साइज के होंगे, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर हमारी बॉडी का वेट रहता है, और दूसरा वो पूरी बॉडी को एक स्ट्रेट रखता है, ठीक है। इसके अलावा एक अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है, वो क्या है? शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है ना। जब हम जंप वगैरह करते हैं तो इसकी बॉडी के बीच में एक कार्टिलेज की पैड होती है, वो शॉक एब्जॉर्ब करती है। एक और इम्पोर्टेंट काम है जो मैंने आपको जब फर्स्ट डे बताया था। सर मैसेजेस पास नहीं, वो तो है प्रोटेक्शन। हाँ, प्रोटेक्शन, ठीक है ना। जब हम बोन स्टडी कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम में ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी वर्टिब्रल कॉलम करता है। तो लगभग पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है ना। उस कैनाल के अंदर वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारे नेक में होते हैं, ठीक है ना। जो भी सर्वाइकल जो वर्ड है वो रिलेटेड टू नेक होता है। तो नेक में जितने भी वर्टिब्रा हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ये जो वर्टिब्रा है इनकी मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। देखो गर्दन को अपन पूरे आगे पीछे लेफ्ट राइट कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट इन्हीं वर्टिब्रा में देखी जाती है, बाकियों में कम या न के बराबर मूवमेंट होती है। ओके, अच्छा, ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं ये 7 हैं और इनकी नंबरिंग करते हैं C1 to C7, ठीक है। C1 सबसे ऊपर होता है, जो किससे जुड़ा होता है? हमारी गर्दन के ऊपर क्या है? हेड, ठीक है। और सिर का सबसे नीचे वाली बोन क्या थी? ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल बोन के नीचे
जुड़ने के लिए दो स्पेस होते हैं, वहाँ पर C1 जुड़ता है, ठीक है ना। तो C1 के सबसे ऊपर ऑक्सीपिटल बोन एक जॉइंट बनाती है, उसके ऊपर हमारा सिर टिका हुआ रहता है, ओके। अच्छा, उसके बाद C2 C3 और जहाँ गर्दन हमारी खत्म होगी वहाँ पर क्या आ जाएगा, C7, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है कि यहाँ साइड में भी दो होल होते हैं। जैसे एक होल तो ये वाला है वर्टिब्रल फोरामेन, जिसके अंदर से क्या पास होगी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। वो सभी के अंदर, ये तो सभी वर्टिब्रा के अंदर होगा ऑलमोस्ट, और उसमें स्पाइनल कॉर्ड रहेगी। बट साइड में जो आप छेद देख रहे हैं ट्रांसवर्स फोरामेन, ये सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा में होते हैं और किसी वर्टिब्रा में नहीं होते, ठीक है। तो ये भी एक प्रैक्टिकली एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे वर्टिब्रा हैं जिनके स्पाइन ट्रांसवर्स प्रोसेस में भी होल होता है, बाकियों में नहीं होता। तो आंसर विल बी सर्वाइकल वर्टिब्रा, है ना। सर्वाइकल वर्टिब्रा कंटेन्स एडिशनल होल इन देयर ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या होगा इसके अंदर, सर ट्रांसवर्स फोरामेन, ट्रांसवर्स फोरामेन, जो भी होल होंगे वो फोरामेन होंगे, नाम अलग अलग हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांसवर्स फोरामेन। अच्छा, इसमें क्या होगा ट्रांसवर्स फोरामेन में, ट्रांसवर्स फोरामेन में जो हमारी बॉडी है, यहाँ पर क्या है, नीचे हार्ट है। अब यहाँ से ब्लड जाना होता है यहाँ पर, तो उसको सेफली पहुँचाने के लिए, सुरक्षित पहुँचाने के लिए, प्रोटेक्ट करते हुए ऊपर तक जाने के लिए हमारे यहाँ पर ये फोरामेन होते हैं। तो इस फोरामेन में से इधर से आर्टरी जाती है ऊपर, और साथ में वेना, ठीक है ना। आर्टरी जाती है मेनली, क्योंकि उसको में ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो इन छेदों के अंदर सुरक्षित रहती है। अब चाहे गर्दन अपन कैसे ही मोड़े आगे पीछे, वो टूटेगी नहीं या उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट ब्लड वेसल आर्टरी इन द नेक देयर आर फोरामेन्स इन द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ओके। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर ये जो फोरामेन है, इनका काम है आर्टरी को सुरक्षित रखना, जो ब्लड को लेके जाती है ब्रेन तक, ठीक है। हाँ, सर्वाइकल की प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है एक्चुअली। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पाइनल कैनाल है, जिसमें नर्व है, हमारा ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, वो इसके अंदर है, और जब किसी भी कारण से वो प्रेस हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि कई कारण हैं जिनके अंदर इनकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, फाइब्रोकार्टिलेज की डिस्क होती है, वो कई बार पीछे की तरफ चली जाती है, या कोई बोन के अंदर कोई एडिशनल ग्रोथ हो गई, तो उससे क्या होगा, वो पीछे जाके किसको प्रेस करती है, हमारी इसको, आर्टरी को नहीं, नर्व को, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रेस करती है। उसके कारण फिर वो पेन शुरू हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। नहीं, सर्वाइकल का ब्लड क्लॉटिंग से लेना देना नहीं है, क्योंकि जो नर्व है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो आर्टरी जा रही है ये बिल्कुल अलग है, बट ये जो नर्व है येलो कलर वाली, ये उसके अंदर है, स्पाइनल कैनाल के अंदर। वहाँ पर जब प्रेस होता है तो पेन फील होता है। नर्व से, जो नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे चक्कर आना, एक जगह दर्द होना, ये जो उसमें प्रेस होने के कारण या उस पर जोर पड़ने के कारण नर्व पे या स्पाइनल कॉर्ड पे तब प्रॉब्लम आती है। बाकी इसका जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह इसमें होने के चांस कम है। तो ये जो बताइए आपने प्रेस होते हैं, इसका रीजन क्या है कि ये स्पेस, रीजन कई का है। जैसे मान लो एक बार तो अपनी पोजीशन अगर सही नहीं हो, जैसे अपन ने ऐसे करके देखते रहते हैं, स्पेशली जो आजकल फ़ोन देखते रहते हैं, तो उसके कारण गर्दन आगे जाती है, और यहाँ पर आप देखते हो जो भी वर्टिब्रा की बॉडी है उसके बीच में एक ये आपको पैड दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये कार्टिलेज का है। अब ज़्यादा ऐसे करते हैं तो ये पीछे की तरफ चला जाता है, तो वो फिर उसको प्रेस करेगा, या किसी भी कारण से बोन की ग्रोथ हो गई, ठीक है ना, कोई भी टिश्यू का साइज बढ़ सकता है, ठीक है ना, तो वो बढ़ जाएगा तो भी वो पीछे प्रेस करेगा उसको। इन कारणों से हो सकता है, या किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई स्वेलिंग हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो भी सर्वाइकल हो सकता है ना। तो ये मेन इसका कारण होगा कि वो जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड पीछे जा रही है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए किसी का, उस पर प्रेशर पड़ने से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम पोजीशन हमारी सही रख के काम करें तो सर्वाइकल कभी नहीं होगा, ठीक है ना। जो नेक की है वो मसल्स मजबूत रहे, उसकी एक्सरसाइज करते रहें तो सर्वाइकल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन लगाते हैं स्पेशली जब LSCS करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड, हाँ लंबर रीजन में, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो पूरी लंबी है तो लंबर रीजन में स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वहाँ से इजीली इंजेक्शन अंदर चला जाता है और वहाँ पर जब इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसके नीचे का एरिया का कनेक्शन कट जाता है ना। तो नीचे के एरिया का जो पेन है वो एनेस्थेसिया हो जाएगा, ऊपर फील होगा, नीचे नहीं होगा। ऊपर सुनिए और फिर जबकि सर पूछ रहे थे स्पाइनल कॉर्ड तो एक ही है। एक ही है। इंजेक्शन सेंटर में हाँ, हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो इसका कारण क्या है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो कहाँ पर है, हमारा हेडक्वार्टर में, ब्रेन में, है ना। तो यहाँ से जहाँ पर इंजेक्शन लगाया है उसके नीचे के मैसेज नहीं आएंगे बट उसके ऊपर के तो आएंगे, ठीक है ना। जैसे अपने पुलिस वाले हैं बैरिकेड लगा देते हैं, जहाँ बैरिकेड लगा दिया वहाँ इधर का ट्रैफिक नहीं आ रहा बट इधर का तो जा रहा है, तो ऊपर के जितने भी सेंसेशन होंगे वो सारे ब्रेन तक पहुँचेंगे, नीचे वाले नहीं पहुँचेंगे। इसलिए हमें नीचे का कुछ फील नहीं होगा बट ऊपर का फील होगा। उससे आप बातें कर सकते हैं, उसको अगर यहाँ टच करेंगे तो फील होगा बट यहाँ तो कट भी कर देंगे तो भी फील नहीं होगा, ठीक है ना। तो जहाँ मान लो ये फिंगर है, यहाँ भी अगर मान लो यहाँ पे इंजेक्शन लगा देते हैं, ये ब्लॉक कर दी नर्व, तो इधर का पेन नहीं होगा बट इस साइड का तो होगा, ठीक है ना। तो ब्रेन तक जो मैसेज पहुँचेगा उसको हमें फील होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। डिलीवरी के बाद जो लगाते हैं इसमें दर्द होता है, ये इंजेक्शन बोलते हैं कि बाद तक दर्द होता है, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं। वो डिपेंड करता है स्किल पे कि जिसने इंजेक्शन लगाया वो कितना एक्सपर्ट है। जैसे आप लोग देखते हैं वैक्सीन लगाते हैं, कईयों के हाथ का तो दर्द नहीं होता, दूसरे दिन भी फीवर भी नहीं आता, बट कईयों का कई दिन दर्द करता है। तो स्किल ट्रेनिंग कितनी है, आप किस टेक्निक से आपने लगाया है उस पर डिपेंड। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अगर मान लो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या थोड़ा सा ब्लीडिंग साइड से निकल जाती है तो पेन होने की संभावना रहती है, अदरवाइज नहीं होता, बिल्कुल यानी सिंपल इजी प्रोसेस है। तो एनेस्थेटिस्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे उन्होंने प्रोसेस किया है, कितनी देर तक बाद में तब प्रेस करके रखा है, क्योंकि प्रेस कम करेंगे तो ब्लीडिंग साइड में हो सकती है, वो कई दिन तक पेन करती रहेगी। सर बहुत सी औरतें बाद में बताती हैं कि कमर में दर्द रहता है, इंजेक्शन लगाता है। वो कारण उसका यही होता है कि टेक्निक, अदरवाइज नहीं होगा अगर सही तरीके से करेंगे, है ना। तो सर सब में नहीं होता है, spinal कुछ कुछ में हो सकता है। cord- spinal cord में मतलब जिस रीजन में देंगे उससे बिलो इतना होगा। बिलो, हाँ, पेन अगर नहीं। thoracic सर्जरी करनी है तो थोरेसिक सर्जरी करनी है तो नॉर्मली यहाँ पर नहीं देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो वर्टिब्राज हैं उनके बीच में गैप कम होता है। अगर आप नीडल अंदर घुसाने की कोशिश करोगे तो वो बोन में कहीं ना कहीं टच हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर दूसरे सिस्टम करते हैं, या तो जनरल एनेस्थेसिया देते हैं या फिर अगर मान लो ऊपर ही करना है तो लोकल एनेस्थेसिया देंगे। कोल्ड में तो नीचे ही देंगे जहाँ पर गैप सफिशिएंट मिल जाए, और उसमें भी आपने देखा होगा ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके गैप बढ़ा के फिर लगाते हैं, है ना। हाँ, हाँ। कौन सा? हाँ, नहीं ये तो हाँ, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इनकी, हाँ बिल्कुल इनकी सर्जरी कर सकते हैं। अगर कोई पार्ट ब्रोकन है तो उसकी फिर वो बड़ी सर्जरी होती है और दूसरा आर्टिफिशियल पार्ट उसका वहाँ पर लगा सकते हैं। उसमें भी वो प्लेट ही लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बोन के अंदर, ठीक है ना। जो भी बोन की सर्जरी है मोस्टली प्लेट और स्क्रू लगाते हैं, और इसमें वो ये एक्सेप्ट कर लेती हैं बोन उसको 99%, है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में, ठीक है। और आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्टिब्रा कौन से होंगे? तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में मेन चीज़ें यही हैं कि एक तो इसमें मूवमेंट सर्वाधिक होती है और बीच में वर्टिब्रल कॉलम कैनाल के अंदर वो स्पाइनल कॉर्ड रहेगी, ठीक है। और साइड में छेद होंगे, हाँ, ताकि उसके अंदर जो आर्टरी है ब्लड सप्लाई हेड को प्रॉपर कर सके, ओके। अच्छा, सेकंड नंबर पे आते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है आपका? थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है ना। तो जैसे कि नाम से क्लियर है थोरेसिक, तो मतलब ये हमारी थोरेसिक कैविटी के पीछे की ओर रहेंगे, बैक साइड में, ठीक है। और ये जो वर्टिब्रा है इनकी मूवमेंट सबसे कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि सर्वाइकल की सबसे ज़्यादा और इसकी सबसे कम तो नहीं मान सकते पर कम मान सकते हैं ना। अच्छा, बहुत ही कम, जैसे मान लो थोड़ा सा ऐसे घूमे तो लंबर एरिया में तो पूरा घूम जाते हैं बट चेस्ट कैविटी में कम घूमते हैं ना। तो मूवमेंट कम है और
एक स्पेशल चीज़ इसके अंदर और है कि अटैचमेंट के लिए थोड़ा सा अलग पॉइंट्स बने हुए हैं। किसके अटैचमेंट के लिए? रिब्स के लिए, रिब्स के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर रिब्स लगी हुई हैं। तो रिब्स पीछे जुड़ती किससे हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। सर इनकी काउंटिंग कितनी है? 12, ठीक है ना। थोरेसिक वर्टिब्रा कितने हैं? 12 नंबर इनका। और जो रिब्स होंगी उसके अटैचमेंट के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं दोनों तरफ, 2 लेफ्ट 2 राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है। यहाँ पर रिब्स जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो पीछे से जुड़ती हैं, फिर आगे की तरफ वो आती है, ठीक है। तो रिब्स के लिए स्पेस हो गया। और ये जो प्लेस है जुड़ने का, ये जो जगह है एक्स्ट्रा, ये सिर्फ इन्हीं में ही होगा, थोरेसिक वालों में होगा, क्योंकि इनके अंदर रिब्स जुड़ती हैं, बाकियों में नहीं होगा। अच्छा, एक इसमें स्पेशल चीज़ और होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा दूसरी क्लास में आपके वो पढ़ा हुआ है, स्केलेटन रखा हुआ है ना। तो उसमें अगर इस वर्टिब्रल कॉलम को आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा जो थोरेसिक वाले पीछे वाले जो प्रोसेस हैं, जिसको हम स्पाइनल प्रोसेस कहते हैं, स्पाइनस प्रोसेस, ये नीचे की ओर झुका होता है, ठीक है ना। सर्वाइकल वालों का सीधा होगा और इसका थोड़ा नीचे की ओर झुका होगा, ठीक है। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये थोरेसिक वाले हैं। अच्छा, इनका नामकरण कैसे करते हैं? T1 to T12, ठीक है। तो जैसे ही C7 खत्म होगा उसके बाद T1 शुरू हो जाएगा और T1 से लेके T12 तक ये 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होंगे, ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो हो जाएगा लंबर वर्टिब्रा। तो लंबर वर्टिब्रा लंबर रीजन में है और ये ही सबसे ज़्यादा वेट बियर करते हैं। वजन हमारी बॉडी का ऊपर का इन्हीं के ऊपर रहता है। तो इनकी जो बॉडी होती है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। जितने भी वर्टिब्राज हैं उनमें सबसे बड़े साइज के लंबर वाले ही होते हैं। ये 5 होते हैं, तो इनकी नंबरिंग L1 to L5 होती है, ठीक है, L1 to L5। अच्छा, अब आपने जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, बीच में आया था कि वो सुई ऊपर क्यों नहीं लगाते, थोरेसिक वाले में क्यों नहीं लग सकती। तो इसका एक कारण ये भी है कि जो ऊपर से जो वर्टिब्रल कॉलम आ रही है वो एक स्ट्रेट, एक अंगुली की शेप की है। तो अगर मान लो सुई घुस भी जाए तो सीधी इसके अंदर पियर्स कर देगी इसको और लकवा मार सकता है, इसको इंजरी हो जाएगी। बट जब ये L3 और L4 के लेवल पे पहुंचती है तो L3 पे ये क्या होती है, बहुत सारे इसके पार्ट्स हो जाते हैं, रेशे से बन जाते हैं। तो जैसे मान लो इतना सारा एक गुच्छा है, तो कोई सुई गई भी तो गुच्छों के बीच में से आगे चली जाएगी, ठीक है, या साइड से बेचारे तो ये नली के बीच में चली गई, उसके अंदर नहीं घुसेगी, ठीक है। तो उस कारण भी हम L3 और L4 के बीच में नॉर्मली लंबर पंक्चर करते हैं, क्योंकि वहाँ स्पाइनल कॉर्ड के रूप में न रह के और बिल्कुल पतले पतले थ्रेड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, नर्व्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये भी एक कारण है। अच्छा, और आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो आता है वो कहलाता है सैक्रल वर्टिब्रा, जो नंबर 5 है उनका, बट वो अलग अलग ना होके बिल्कुल फ्यूज्ड होती हैं आपस में और एक ही बोन बनाती है। उस बोन को हम कहते हैं सैक्रम, ठीक है ना। पहले क्लास में जब हमने बोन्स ऑफ लेग स्टडी की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पेल्विस बनती है उसके पीछे सैक्रम होता है और साइड में क्या होती है, हिप बोन होती है ना। तो सैक्रम यही है जो 5 वर्टिब्रा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिनको सैक्रल वर्टिब्रा भी कह सकते हैं या एक ही नाम देते हैं सैक्रम, क्योंकि वो एक ही बोन के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो शेप है वो सेम वर्टिब्रा जैसी नहीं होती, जैसे ऊपर हमने देखा था कि एक बॉडी आगे होती है, उस पर डिस्क होती है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है। ये तो बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, इसका मेन काम सिर्फ पेल्विक बनाना, ठीक है ना, पेल्विक कैविटी बनाना, और इसमें से ये जो छेद आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ से नर्व्स निकलती हैं, ठीक है ना। जो वर्टिब्रल कॉलम की नर्व्स आ रही थी स्पाइनल कॉर्ड की, वो यहाँ से बाहर निकलती हैं और पेल्विक कैविटी में नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट बोन आ जाएंगी हमारी कोक्सीजियल वर्टिब्रा। अब कोक्सीजियल वर्टिब्रा 4 हैं, बट अगेन वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर फ्यूज टू ईच अदर। तो सेपरेट हम उनको नहीं कर सकते हैं, दे लुक लाइक ए सिंगल बोन, ओके। एंड उस सिंगल बोन का नाम क्या है, कॉक्सिक्स। जैसे ऊपर वाली का सैक्रम है 5 का, वैसे इन 4 का
कॉक्सिक होता है, ठीक है ना, एक टेल के रूप में होती हैं, ठीक है, और फिक्स होती हैं, कोई मूवमेंट उसमें नहीं होता है। बट ये मान के चलते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो कुछ हॉर्मोन्स के इफेक्ट के कारण थोड़ी सी ये पीछे हट जाती है और बच्चे की डिलीवरी सेफ हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल के अंदर हमेशा फिक्स रहेगी, फीमेल्स के अंदर मूव कर सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी। ओके, क्लियर। तो ये हो गए हमारे वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम में एक चीज़ हम और थोड़ा सा वापस आके स्टडी करें कि जब हम वर्टिब्रा की स्टडी करते हैं तो हर वर्टिब्रा लगभग ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। कौन सी? कि कोई भी वर्टिब्रा जब बनता है तो एक तो बॉडी होती है जो आगे की तरफ रहती है और पीछे एक वर्टिब्रल आर्क होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस निकले होते हैं। और प्रोसेस क्यों होते हैं वो मैंने आपको पहले क्लास में बताया ही था, याद है? कोई भी प्रोसेस किसी हड्डी में क्यों निकला होता है? मसल्स जुड़ेंगी उसके ऊपर, है ना। तो हमारी पीठ की जो मसल्स हैं वो उसके ऊपर जुड़ती हैं, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आप मान के चलो, यहाँ पर एक प्रैक्टिकली आपको चीज़ बता देते हैं कि ये बैक में जो मसल्स हैं वो इनसे जुड़ती हैं, और यदि आप उन मसल्स की एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो कमज़ोर हो जाती हैं और उसी के कारण बैक एक होता है। तो यदि आप रेगुलरली बैक की एक्सरसाइज करते रहें और उन मसल्स को मजबूत कर लें तो कभी भी लाइफ में बैक एक नहीं होगा, ठीक है ना। तो बैक एक होने के कारण उन मसल्स की, कुछ मसल्स की कमज़ोरी है। तो रेगुलरली आप बैक की एक्सरसाइज करो, उन मसल्स को मजबूत रखो तो बैक एक नहीं है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम रिब्स के बारे में। तो इस एक्सोस्केलेटन में मेन दो ही चीज़ें हैं, एक तो वर्टिब्रल कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया, अब आती हैं रिब्स, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की रिब केज है, एक केज या जंगले के रूप में ये दिखाई देती है, तो इसलिए हम इसको रिब केज भी कह देते हैं। रिब्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं, ठीक है ना, यानी 12 लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में। और हर एक रिब हर एक थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती हैं। तो हमें पता ही है थोरेसिक वर्टिब्रा कितने हैं, हाउ मेनी थोरेसिक वर्टिब्रा देयर? 12। तो 12 ही पेयर रिब हैं, एक लेफ्ट साइड में जुड़ेगी, एक राइट साइड में जुड़ेगी, और पीछे से घूमते हुए ऐसे आगे की ओर आती है और एक केज बनाती है जिसके अंदर हमारा हार्ट, हमारे लंग्स ये सुरक्षित रहती हैं, ठीक है। और इनकी जो बनावट है वो इस प्रकार की है कि ये मूव कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं ना तो ये बाहर की तरफ फैलती हैं और जब बाहर निकालते हैं तो अंदर की तरफ चली जाती हैं। तो हमारे सांस लेने में भी रिब्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना। तो ये इजीली मूव कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारी की सारी रिब्स हैं उनका ऊपर से काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 से लेके नीचे 12 तक, ठीक है ना। तो 12 पेयर हैं, एक लेफ्ट एक राइट, 1 वाली भी, 2 वाली भी, 3 वाली भी। अच्छा, इन सब को फिर हम ग्रुप करते हैं। क्या ग्रुप करते हैं कि ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स। ओके, तो ऊपर की जो 7 रिब्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। और नीचे की जो 5 पेयर रिब है उनको हम क्या कहेंगे? फॉल्स रिब्स, ठीक है। अच्छा, क्यों है ये ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स, कैसे कैलकुलेट किया? तो इसका एक सिस्टम होता है कि जब वहाँ से पीछे से घूमकर जब ये रिब आगे आती है तो आगे किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। और स्टर्नम से जुड़ने से पहले बीच में एक कार्टिलेज होती है, और वो कार्टिलेज क्यों है? सॉफ्टनेस के लिए, क्योंकि मूवमेंट होगा, अगर पूरी की पूरी बोन आगे आके जुड़ जाएगी तो वो हिल नहीं पाएगी। तो उसको मूवमेंट के लिए थोड़ी सी वहाँ पर क्या है? कार्टिलेज लगी होती है। जैसे हमारा नोज है, इसको मूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ कार्टिलेज है। वैसे ही वहाँ कार्टिलेज लगा होता है हर रिब के आगे। अब जब ये कार्टिलेज से डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ जाएंगी तो ट्रू रिब्स कहलाएंगी। तो जितनी भी ये ऊपर की 7 रिब्स आ रही हैं ये डायरेक्ट इससे जुड़ रही हैं, बट लास्ट की जो ये रिब्स हैं ये डायरेक्ट ना होके कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ना, ये इससे जुड़ गई, ये इसकी कार्टिलेज से जुड़ी, या डायरेक्ट नहीं जुड़ी, तो इसलिए अब इनको क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गैप होता है ना, तो ये इन्हीं कारण होता है ना। और फॉल्स रिब्स में भी लास्ट की जो 2 रिब हैं वो किसी से नहीं जुड़ती, ऐसे मसल्स के अंदर पड़ी रहती हैं, आगे उनके कार्टिलेज भी नहीं होता। तो इसलिए हम उनको क्या कह देते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल इनका रिब्स का क्लासिफिकेशन होता है, ऊपर की 7 ट्रू, नीचे की 5 फॉल्स, और फॉल्स में भी सबसे नीचे वाली 2 जो हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है, ठीक है। अच्छा,
अब आगे बढ़े, एक हमारी बोन लास्ट में बच गई। ये तो कह रही है कि बड़ी करके बोन दिखाई हुई है कि एक रिब कैसी होती है। इसके पीछे का जो स्पेस है वो हेड होता है, जो इससे जुड़ता है वर्टिब्रा से, थोरेसिक वर्टिब्रा से। एक इसकी नेक होती है पतली सी, और उसके बाद में एक ट्यूबरकल होता है जो उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ता है। किसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से? थोरेसिक वर्टिब्रा के। तो एक थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये रिब दो जगह जुड़ी होती है, तो उससे क्या है कि जो जोड़ होता है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो पीछे से वो कभी भी जोड़ हिलता नहीं है। उसके बाद ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? इसकी बॉडी, ठीक है ना। ये रिब की बॉडी होती है और आगे आके ये स्टर्नम से जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है। अब आगे हमारी लास्ट बोन आज की क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहेंगे, तो बिल्कुल ब्रेस्ट के सामने है, फ्रंट में है। और ये जो स्टर्नम है ये 3 पार्ट का बना होता है बेसिकली। सबसे ऊपर ये जो आप इस डिजाइन का एक पार्ट देख रहे हैं, दैट इज नोन एज मेनुब्रियम। इसके बीच का जो पार्ट है इतना, इट इज नोन एज बॉडी ऑफ द स्टर्नम। एंड लास्ट का पार्ट जो है ये, इसको कहते हैं जीफॉइड प्रोसेस, ओके। और इसके दोनों तरफ साइड में रिब्स की जो कार्टिलेज आ रही है उसके जुड़ने के लिए ऐसे जगह बनी होती है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में टच करें तो हम किसको टच कर रहे होते हैं? स्टर्नम, ठीक है ना। तो स्टर्नम हमारा चेस्ट कैविटी का आगे का पार्ट होता है, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल स्टडी करने का पार्ट नहीं है। तो यहाँ तक जब हम बोन्स पढ़ लेते हैं तो टोटल हमारे पास सारी 206 बोन की हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो रिब्स हैं वो हमने जैसे 12 पेयर काउंट की, तो 24 तो रिब्स ही हो गई। तो यहीं पर ही हमारा काम खेल खत्म हो गया। बस नंबरिंग हमें पता होनी चाहिए कि ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे आएंगी। स्टर्नम के एंड में से स्टर्नम का स्पेस भी होता है ना? हाँ, स्टर्नम का जो लास्ट पार्ट है ना, ये जो वाइट सा दिख रहा है, ये क्या है? जीफॉइड प्रोसेस। इसको जीफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। और इससे आगे मसल्स वगैरह जुड़ी होती हैं। कोई भी प्रोसेस हो उसमें मसल्स जुड़े, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार हमारा स्केलेटल सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन खत्म हो गया, जिसमें हमने हड्डियाँ स्टडी कर ली। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल सिस्टम में क्या चीज़ें हैं? बोन्स और जॉइंट्स, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।